हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम एकदम नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा फोर्स के बाद न्यू चैप्टर होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नया चैप्टर न्यू लेसन वर्क, पावर एंड एनर्जी के साथ। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये हमारा नया चैप्टर है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्य, ठीक, शक्ति और इसको ऊर्जा। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर को कहते हैं कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। और सबसे पहले यहाँ पे हम कंटिन्यू क्या करेंगे, जाहिर सी बात है भाई, वर्क टॉपिक है तो सबसे पहले हम सीखना शुरू करेंगे। तो कहाँ से? वर्क से सीखेंगे कि आखिर कार्य क्या होता है। ठीक है, तो कार्य से चलो टॉपिक को समझते हैं। कार्य का मतलब सिंपल सी बात होता है, वर्क डन हमें तभी गेन होगा, कार्य हमें तभी मिलता है जब हम फोर्स लगाएं और दूसरा अमाउंट बॉडी डिस्प्लेस करें। मतलब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट कंडीशन है, आपको अगर कार्य करना है तो आपके पास अमाउंट ऑफ फोर्स होना ही चाहिए। अमाउंट ऑफ फोर्स आपके पास होना ही चाहिए। बल का अमाउंट अगर नहीं होगा तो वर्क आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये चाहिए। और उसके बाद जब हम फोर्स लगाते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा न्यूटन्स लॉ ही कह देता है बॉडी मूव करने लगती है। मतलब उसके अंदर क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और एकदम आसान वे में हम कहें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल ही आपका क्या है? वर्क है। कंसेप्चुअली भी चलेंगे लेकिन पहले बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ। आपको वर्क चाहिए तो वर्क के पास सबसे बेसिक और पहला फॉर्मूला होता है फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। बस ये आपका सबसे बेसिक फार्मूला है। वर्क आपका यहीं से निकलेगा। अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब बल का परिमाण होना चाहिए। ये मैंने फोर्स का मतलब लिखा है, हिंदी में भी बता देता हूँ, बल का परिमाण, बल का परिमाण होना चाहिए। और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको पता है वैल्यू उसमें गिवन होगा, विस्थापन इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो बेसिक कार्य आपका यही निकलेगा। दो चीज़ मैंने कीवर्ड वर्क के लिए चाहिए क्या क्या? अमाउंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्लियर। अब यहाँ तक तो आपके कुछ छोटे सवाल लग जाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब ज़रा समझना, जब वर्क हम लोग लगाते हैं ना, वर्क अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। मतलब जो ये कार्य है, कार्य हमारी होती है एक अदिश राशि। ये कार्य हमारी कैसी है? अदिश राशि। सर कैसे? अब आपको समझाता हूँ कैसे। अदिश राशि का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी। तो एक्चुअल में ये वर्क जो होता है ना, W बराबर, ये एक्चुअल में जो वर्क गिवन है आपका, ये गिवन वर्क इज इक्वल टू होता है F.S। मतलब इसकी एक डेफिनेशन और होता है कि वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये क्यों कहा जाता है? तो वर्क W बराबर कहा जाता है, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F.S। ये जो कार्य होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। किसका डॉट प्रोडक्ट होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और जब हम डॉट प्रोडक्ट कह दिए, इसकी डेफिनेशन ही हमने बोल दिया कि इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जैसे ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? F/S कॉस थीटा। ये आपका वर्क का फॉर्मूला, मतलब ये डेफिनेशन है बेटा। ये डेफिनेशन खुद ही कहता है कि कार्य एक अदिश राशि है और अदिश राशि को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के थ्रू पढ़ते हैं, स्केलर अदिश गुणनखंड के तहत पढ़ते हैं। ये मैंने वही ओपन किया है। तो अब ये फॉर्मूला लिखने से अब प्रॉब्लम क्या हो गई? अब इसको कंसेप्चुअली समझना। यहाँ पे अब इसका एक्चुअल डेफिनेशन आपको कहता हूँ, जो आपके सवालों में लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल के डेफिनेशन है, हर लेवल पे ये वर्क करेगा। ये लेवल की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से समझना। हमें लेना है अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब शॉर्ट वे में लिखता हूँ। मतलब ये जो वर्क है यहाँ पे हमें क्या लेना है? अमाउंट ऑफ फोर्स। भाई इतना बेसिक आप समझ जाइएगा। अमाउंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही आपके लिए ये हर एक सवालों को करने के लिए बहुत ही सफिशिएंट डेफिनेशन है। ठीक है,
ये मैंने क्या लिखा है, ये जो एफ एस कॉस थीटा है ना, यही मैंने बस तोड़ दिया है, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया है, समझना। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी कार्य निकालो, कार्य का कुछ मत याद रखो, बेसिक फार्मूला याद रखो, हमें डिस्प्लेसमेंट रखना है। ये देखो डी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी डी को मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या है भैया, ये विस्थापन का परिमाण है। जितना दूरी ऑब्जेक्ट चला होगा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट चला होगा, ये वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इतने लंबे डेफिनेशन को हम कहते हैं डी, डी डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है ना। अब जो ये इतना बड़ा डेफिनेशन है, ये आपके लिए काम की डेफिनेशन है। ये इस बात को कहता है, हमें वो फोर्स लेना है, हमें वो बाह्य बल लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब कार्य करते समय हमें वही फोर्स का कंपोनेंट लेना है, फोर्स का वही घटक लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। आप ये गलती मत कर देना कि पता चले बॉडी चल रही है इधर और आप फोर्स रख दो ये वाला, ये गलत हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, समझे मेरी बात को। अगर हमारी बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट में डिस्प्लेस हुआ है तो हमें स्ट्रेट वाला फोर्स चाहिए, ना कि दूसरे डायरेक्शन वाला फोर्स। यही तो मैंने लिखा है, देखो, अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की दिशा वाला बल लेना है, विस्थापन की दिशा में कौन सा बल लग रहा है वो बल लेना है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, तो आपका वर्क डन निकल के चला आएगा। बेटा यही बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है। अब इसको ओपन करता हूं, ठीक है। ये फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें फोर्स का वो घटक लेना है, बल का वो घटक लेना है जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की दिशा में हो। ये एग्जांपल के तौर पे रिमेंबर रख सकते हैं। अगर बॉडी स्ट्रेट गया है तो स्ट्रेट वाला डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे गया है तो इंक्लाइन प्लेन वाला डिस्प्लेसमेंट। अब इसके पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रखता हूं और कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन, वो आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो वर्क डन की परिभाषा क्या होती है भाई, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ऑलरेडी। या इसी को हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपकी वर्क की डेफिनेशन है, ठीक। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़रा देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ। पहली छोटी सी पॉसिबिलिटीज़, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पे है, दिस इज़ मास m, और ये कुछ दूर चलते चलते क्या कर दिया, कुछ दूर चला गया, तो ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ है ना, कितना डिस्प्लेस हुआ, d, ठीक, बिल्कुल छोटी सी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ तो जाहिर सी बात है फोर्स भी लगा होगा, तो ये लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स है, ये लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, W का फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स किस दिशा का है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा का, रख दो, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, F इंटू डी, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ आपका कॉस थीटा नहीं आएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मान लो क्या हुआ हमारा, ये कोई बॉडी है, दिस इज मास m, कुछ दूर बॉडी डिस्प्लेस हुई, दिस इज मास m, और बीच का डिस्टेंस d, ठीक है। बट यहाँ पे लगने वाला फोर्स ये है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स ये है। हमने m मास को ऐसे फोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है बीच का एंगल थीटा होगा ना, ये बेस के साथ है बेटा, ये बेस के साथ है, आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये थीटा मतलब बेस के साथ है, दिस इज थीटा। तो अब आप सोचोगे सर कैसे करें, तो चलो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बॉडी किस दिशा में डिस्प्लेस हुआ है, स्ट्रेट पाथ पे ना, तो पहले ही लिख दो डिस्प्लेसमेंट डी, फार्मूला वाइज याद करो, W फार्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रख दिया हमने। लेकिन एक समस्या है कि हम फोर्स तिरछा लगा रहे हैं, हमें कौन सा फोर्स चाहिए, अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर सी बात है तोड़ दो बेटा, इसका कंपोनेंट फॉर्म तोड़ दो, तो F का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, F कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F साइन थीटा। तो F साइन थीटा के डायरेक्शन में तो बॉडी डिस्प्लेस हुआ नहीं है, तो यहाँ पर वर्क डन जीरो। क्यों, इस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना की है, तो जीरो। हमें कौन सा लेना था, F कॉस
थीटा। यही आपका हो गया इम्पॉर्टेंट केस। और यहाँ से आपका स्केलर प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला आ गया, एफ डी कॉस थीटा, जो पीछे लिखे थे। तो बस कीवर्ड यही था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हुआ है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लेना है। क्लियर? चलो, तो ये वर्क डन के आपके इस पर बेस्ड बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट आपके सवाल लग जाएंगे। तो ये एफ एस कॉस थीटा जो होता है ना, जो एफ डी कॉस थीटा होता है, ये बेटा शिफ्ट भी होता रहता है। जैसे जो डब्ल्यू बराबर जस्ट अभी हमने फार्मूला पढ़ा था एफ डी कॉस थीटा, तो ये फार्मूला के रिस्पेक्ट में ये आपस में शिफ्ट भी होते रहते हैं। जैसे कभी कभी डी कॉस थीटा के साथ रहता है, कभी कभी एफ कॉस थीटा इंटू डी लिख दिया जाता है। तो ये सवालों के अनुसार आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डी था, लेकिन कॉस थीटा किसके साथ आया? एफ कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही अलग है। कंसेप्ट ही पहले कह दिया जाता है अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले ही कह दिया जाता है। इसलिए हमारे एक सवाल के मेन कंसेप्ट क्या है? आप मेन कंसेप्ट को पकड़ो, फॉर्मूले को मत रटो। क्लियर? लेकिन भाई एफ एस कॉस थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, एफ डी कॉस थीटा का, तो जरा यहाँ पे अब स्पेशल केसेस हम पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डी होता है, ठीक। ये दो केस हमने पढ़ लिया। अब इसका स्पेशल केस हम स्टडी कर लेते हैं, बिल्कुल अलग से फिगर बना के, ठीक। ये तो सवालों के थ्रू मैंने इतना एक्सप्लेनेशन कर दिया, बहुत ही सफिशियंट है आपके लिए, ठीक। और सबसे बड़ा मेरा एक कंसेप्ट आपको रिमेंबर रखना कि मैंने बस आपको यही समझाया है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लेना, फार्मूले पे सीधे कदम मत रख देना। क्या पता एक आध सवाल बहुत टफेस्ट हो आपके लेवल पे, तो सीधा फार्मूले पे कदम मत रख देना कि बस फार्मूले से ही सवाल लगाएंगे। नहीं, आप मेन फार्मूले से लगाना, अमाउंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब केस स्टडी थोड़ा सा कर लेते हैं। किसका केस स्टडी कर लेते हैं? वर्क फार्मूले का। तो ये है हमारा मास m, ये है हमारा मास m, बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, दिस इज़ फोर्स। तो इस केस में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये है एंगल है थीटा। तो w का फार्मूला होता है w बराबर f cos थीटा इंटू डी। ये मेन फार्मूला हम पढ़ चुके हैं ना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। केस स्टडी इसलिए करना चाह रहा हूँ, अगर थीटा बराबर 0 हो, जरा समझना, थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? cos 0 1, w की वैल्यू प्लस ऑफ एफ डी आएगा, प्लस ऑफ एफ डी लिख रहा हूँ, क्यों समझाता हूँ आपको। और उसी तरह से जब थीटा बराबर 90 हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 डिग्री पे जैसे फोर्स हो जाएगा, ये देखो जरा समझ लो, अगर हमारा फोर्स 90 डिग्री पे हो जाए तो 90 डिग्री पे कोई वर्क डन नहीं मिलता, याद रखना। डिस्प्लेसमेंट से जब 90 डिग्री एंगल बन जाए तो कोई फोर्स नहीं मिलता। वही तो मैंने कहा था वर्क डन बराबर 0, याद करो अभी पिछला वीडियो, जस्ट पिछला अभी सवाल। तो 90 डिग्री पे कोई वर्क डन नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा क्या? हमारा वर्क 0। और तीसरा केस, इफ़ थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है? थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर, बट अमाउंट ऑफ फोर्स किधर है? इधर। यही तो है ना, देख लो जरा सा, फोर्स को इधर कर दो तो फोर्स इधर, और ये जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री बनाते हैं तो यहाँ पे वर्क डन आता है cos 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ एफ इंटू डी। cos 180 की वैल्यू होती है -1। अब ज़रा ये कंसेप्चुअल स्टडी से आपको मैं बताना क्या चाह रहा था कि हमारा जो वर्क होता है ना, हमारा वर्क जो होता है वो 0, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों हो सकता है। ये आपका की फैक्टर था, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। और इससे आसान ट्रिक दूँ, सिंपल ट्रिक, आपको कुछ याद ही नहीं करना है, सिंपल ट्रिक दे दूँ ये याद रखने का। सिंपल ट्रिक, आप ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है ना, सिंपल ट्रिक, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। तो वर्क का फार्मूला ज़रा बताओ, W का मेन फार्मूला क्या था? F इंटू डी ना। तो आंसर आपको कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतने केसेस को पढ़ने के बजाय डायरेक्ट ट्रिक, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो वर्क डन निगेटिव। देख लो जरा सा,
सीधा डिस्प्लेसमेंट से आंसर, मेन फार्मूला अभी भी मेरा वही है, मेन फार्मूला मेरा अभी भी यही है। तो कुछ ट्रिक समझ में आया? यहाँ से बच्चा सॉल्व करेगा 5 घंटे, सही है, गलत नहीं है ये, सॉल्व करेगा, आंसर निकालेगा। अरे बेटा दिमाग हो तो डायरेक्ट आंसर करो, ठीक। ये था सिंपल ट्रिक आपका। तो ये वर्क डन से रिलेटेड इतने केसेस हमें आपको सवालों के थ्रू थ्योरेटिकल व्यू में हमें इतने जानने थे। और अब हम थोड़ा सा इसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं और अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि यूनिट के बारे में आपसे यही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूनिट से रिलेटेड आपको फंसा देता है क्वेश्चन। तो चलो अब यूनिट से रिलेटेड पूरी कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं। एक साथ हम यूनिट पूरा पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, W का एक ही फार्मूला हमने स्टडी किया है, F इंटू डी। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फोर्स मतलब न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, क्लियर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई। इसको और ओपन करते हैं, इसको और ओपन करते हैं। तो न्यूटन की डेफिनेशन होती थी किलोग्राम इंटू मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता था ना फोर्स की वैल्यू। और बगल में 1 मीटर पहले से पड़ा है तो एक बार और क्या लिख देंगे, मीटर। अब इस पूरे डेफिनेशन को जरा पढ़ो, पूरे डेफिनेशन को पढ़ो। तो किग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी क्या बन गई, मेन यूनिट बन गया, किग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये मैं इरेज करके इसको क्या कर देता हूँ, मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, ये मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये आपकी मेन यूनिट बन गई। दिस इज अ फॉर्म ऑफ MKS, दिस इज MKS पद्धति में मात्रक ऑफ कार्य, ठीक। तो उसी तरह CGS क्या होगा, तो CGS में हो जाएगा ग्राम, किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, डिवाइड बाई सेकेंड का सेकेंड, सेकेंड का होल स्क्वायर। तो दिस इज CGS यूनिट, दिस इज CGS यूनिट। अब आपको यहाँ पे कुछ मैजिक समझाता हूँ। न्यूटन इंटू मीटर बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इस MKS को ही SI डेफिनेशन में कहते हैं जूल। SI सिस्टम में इसी MKS को कहते हैं जूल, या फिर न्यूटन इंटू मीटर को कहते हैं जूल। और ये है आपका SI पद्धति में मात्रक, SI पद्धति में मात्रक, SI पद्धति में मात्रक, ठीक है ना। और उसी तरह से ये ग्राम सेंटीमीटर को कहते हैं अर्ग, अर्ग क्या कहते हैं, अर्ग। ये जूल हो गया, ये अर्ग हो गया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, किग्रा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है, कार्य का। न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, कार्य का। और ये भी याद रखना, न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क का भी मात्रक है। जस्ट पिछला वीडियो, न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, टॉर्क का भी, ठीक। तो वो एक्सेप्शन है, मतलब वो वर्क डन ही है आपका। और जूल किसका मात्रक है, SI मात्रक है। अर्ग किसका मात्रक है, CGS मात्रक है, क्योंकि ये अर्ग और ये आपस में इक्वल है। अर्ग को मत कह देना SI मात्रक, क्योंकि SI मात्रक एक ही होता है, जूल। ये अर्ग और ये CGS आपस में बराबर हैं। ये मात्रकों की बात हो गई। बीमा की बात कर लेते हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि बस प्रतीक में प्रदर्शित कर दो। विमीय सूत्र हम पढ़ लेते हैं। तो किग्रा का प्रतीक M, मीटर का प्रतीक L, तो L स्क्वायर, M की पावर 1 L स्क्वायर, T ऊपर जाएगा तो T की पावर -2। दिस इज योर विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। और आपसे एक रिलेशन पूछता है, दिस इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, स्टार बना के नोट कर दे रहा हूँ। ये रिलेशन आप रिमेंबर रख सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, क्लियर। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। यही बेसिक पॉइंट आपको वर्क डन में इतना रिमेंबर रखना है। पूरा यूनिट हमने सीख लिया, पूरा वर्क डन हमने सीख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, पावर के बारे में। तो कंप्लीट आपको इतना कंसेप्चुअल स्टडी करना है। फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर पावर के साथ। थैंक यू।